रोज सड़क पर निकलते हैं, ई रिक्शा देखते हैं और सच कहूं तो कभी कभी गुस्सा भी आता है ना। जाम, बेतरतीब ड्राइविंग। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी ना एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही मानवीय इरादे से शुरू हुई थी। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे एक नेक सोच वाला आविष्कार आज शहरों के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गया। सोचिए, सिर्फ 10 रुपए के किराए के लिए जानें जोखिम में डाल दी जाती हैं। ये लाइन ना इस पूरे मसले की हकीकत बयां करती है। ये सस्ता सा दिखने वाला ट्रांसपोर्ट असल में कितनी भारी कीमत वसूल रहा है। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो जरा इस सफर को देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1995 में। डॉक्टर अनिल राजवंशी ने एक बहुत अच्छा सपना देखा था। फिर 5 साल की मेहनत के बाद 2000 में पहला प्रोटोटाइप एलेक्सा बनकर तैयार भी हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 2012 और दिल्ली की सड़कों पर अचानक से बिना किसी नियम कानून के चीनी पार्ट्स से बने ई रिक्शा की बाढ़ आ गई। मामला इतना बिगड़ गया कि 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट को इन्हें बैन तक करना पड़ा। और आज देखिए, 1 दशक से ज्यादा हो गया है। ये एक समाधान होने की बजाय खुद एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। तो सड़कों पर ये जो केओस, ये जो अव्यवस्था हमें दिखती है ना, वो बस ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे असल में 3 बड़ी वजह हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस समस्या की चीरफाड़ करते हैं। देखिए, इस पूरी गड़बड़ी को समझने के लिए हमें इसे 3 हिस्सों में तोड़ना होगा। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर्स की, जो इन्हें चलाते हैं। फिर बात होगी खुद गाड़ी की, मतलब उसके डिजाइन की। और आखिर में हम देखेंगे कि सरकार का इसमें क्या रोल रहा है, या कहें कि क्यों वो इसे कंट्रोल करने में नाकाम रही। ड्राइवर्स की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत है सवारी रिफ्लेक्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा सवारी बैठाने के चक्कर में इनकी नजरें सड़क पर कम और सड़क के किनारे खड़े लोगों पर ज्यादा होती हैं। कोई पैसेंजर दिखा नहीं कि बीच सड़क में अचानक ब्रेक लगा देंगे। और यही लालच फिर ओवरलोडिंग में भी दिखता है। गाड़ी बनी है 4 लोगों के लिए और उसमें ठूस ठूस कर 10-12 स्कूली बच्चों को भर दिया जाता है। सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये। और जब ऐसी लापरवाही होती है तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। प्रयागराज की यह घटना दिल दहला देने वाली है। एक बिजी पुल पर एक ई रिक्शा ड्राइवर ने अचानक से यू टर्न ले लिया। सामने से आ रहे एक 21 साल के लड़के की मोटरसाइकिल सीधी उससे टकरा गई और उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का आंकड़ा नहीं है, ये एक जिंदगी है जो जरा सी ट्रैफिक सेंस की कमी की वजह से खत्म हो गई। अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये ई रिक्शा इतनी आसानी से पलट कैसे जाते हैं? इसका जवाब छिपा है इसके डिजाइन में। इसे कहते हैं पहियों पर माचिस की डिब्बी। सोचिए, जैसे एक माचिस की डिब्बी को खड़ा रख दें तो वो हल्के से धक्के से भी गिर जाती है ना। बस वही हाल ई रिक्शा का है। इसका बेस, मतलब नीचे का हिस्सा, बहुत छोटा और संकरा है और ऊपर की बॉडी ऊंची और भारी। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊपर होता है, जिससे इसका बैलेंस बहुत ही खराब होता है। और जब इसमें ओवरलोडिंग हो जाती है तब तो ये और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और डिजाइन में एक और बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक खामी है। ये एक खुले पिंजरे की तरह है। ना कोई दरवाजा, ना सीट बेल्ट, कुछ नहीं। जरा सोचिए, अगर जरा सी भी टक्कर हो जाए या ये पलट जाए तो अंदर बैठे लोग, खास तौर पर बच्चे, सीधा उड़कर सड़क पर गिर सकते हैं या किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आ सकते हैं। मतलब सेफ्टी के नाम पर जीरो। और ये जो डिजाइन की कमियां हैं ना, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये असल जिंदगी की दर्दनाक कहानियां हैं। जाफराबाद में एक 8 साल की बच्ची की जान चली गई जब उसका ई रिक्शा पलट गया। पहाड़गंज में एक 16 साल की स्टूडेंट की मौत हो गई ठीक वैसे ही। भोपाल में एक 9 महीने का बच्चा अपनी मां की गोद से गिरकर मर गया। और अलीगढ़ में एक 1.5 साल का बच्चा टक्कर के बाद नाले में गिर गया। इन सब मौतों की वजह ई रिक्शा का यही अनसेफ डिजाइन था। तो हमने ड्राइवर की बात की, डिजाइन की बात की। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम फैक्टर पर, सरकार। प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। सिर्फ दिल्ली, सिर्फ एक शहर में 2,40,000 से ज्यादा ई रिक्शा हैं। और सुनिए, इनमें से आधे तो रजिस्टर्ड तक नहीं हैं। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। और ये जो बेहिसाब भीड़ सड़कों पर दिखती है, ये कमजोर सरकारी नियमों का ही तो नतीजा है। हो क्या रहा है? कोई भी चीन से सस्ते किट मंगाकर उन्हें जोड़कर ई रिक्शा बना दे रहा है। कोई रोक ठोक नहीं। इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए जो अवैध चार्जिंग स्टेशन बने हैं, उनमें आग लगने से लोगों की जानें जा रही हैं।
और जो एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है नियम लागू करवाने की, वो या तो आंखें बंद किए बैठी हैं या शायद अब इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि उनसे भी ये संभाले नहीं संभल रहा। तो अब इतना सब कुछ देख के सुन के जाहिर है मन में पहला ख्याल यही आता है कि अरे भाई इन पर बैन लगाओ और किस्सा खत्म करो, है ना। लेकिन रुकिए, ये जो बैन वाला आइडिया है ना, ये एक तरह से लेजी गवर्नेंस यानी आलसी शासन का जाल है। ये असली सल्यूशन है ही नहीं। चलिए समझते हैं क्यों। हाँ, ये बात सही है कि बैन लगाने का ख्याल बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक कम हो जाएगा, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी एक झटके में चली जाएगी। जो गरीब लोग सस्ते में सफ़र करते हैं उनके लिए आना जाना मुश्किल हो जाएगा, और तो और लोग वापस पेट्रोल डीजल वाले ऑटो की तरफ भागेंगे। मतलब पॉल्यूशन और बढ़ेगा। तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा। और देखिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा हो चुका है। जयपुर और श्रीनगर में बैन लगाने की कोशिश की गई थी और नतीजा क्या निकला पता है? ट्रैफिक जाम और बढ़ गया। लोगों को अपने घर तक पहुंचने में, मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत होने लगी। और ऑटो वालों की तो चांदी हो गई, उन्होंने मनमाने पैसे वसूलने शुरू कर दिए। तो ये एक्सपेरिमेंट साफ साफ बताता है कि बैन लगाना एक फेल्ड आइडिया है। तो सवाल उठता है, अगर बैन जवाब नहीं है तो फिर जवाब है क्या? जवाब है बेहतर नियम, बेहतर रेगुलेशन। रास्ता इन्हें खत्म करने का नहीं बल्कि इन्हें सुधारने का है। तो चलिए अब असली समाधान की बात करते हैं। तो जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो ये है, इन्हें खत्म मत करो, इन्हें फॉर्मल बनाओ। मतलब इस पूरे इनफॉर्मल सेक्टर को एक फॉर्मल सिस्टम के अंदर लेकर आओ। इन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाओ, सिस्टम से बाहर मत फेंको। और ये कैसे होगा? इसके लिए एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है, बहुत सीधा सा। स्टेप 1, कंट्रोल और कैटेगराइज करना। स्टेप 2, जोनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। स्टेप 3, ड्राइवर्स को प्रोफेशनल बनाना। और स्टेप 4, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नियमों को सख्ती से लागू करना। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहले 2 कदम सप्लाई और स्पेस को मैनेज करने पर हैं। सबसे पहले तो हर शहर में इनकी एक लिमिट तय करनी होगी कि भाई इस शहर में इतने ही ई रिक्शा चलेंगे। दूसरा, इनके लिए एक नई कानूनी कैटेगरी बनानी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक लास्ट माइल व्हीकल, और उसके लिए कड़े सेफ्टी रूल्स बनाने होंगे। और सबसे ज़रूरी, जीपीएस का इस्तेमाल करके इनके लिए रेड जोन बनाने होंगे, मतलब हाईवे, फ्लाईओवर, ऐसी जगह जहां ये जा ही नहीं सकते। अब आते हैं आखिरी 2 कदमों पर, जो ड्राइवरों और एनफोर्समेंट के बारे में है। ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग कंपल्सरी होनी चाहिए। सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि ट्रैफिक रूल्स, सेफ्टी और पैसेंजर्स से कैसे बात करनी है, ये सब सिखाया जाए। उन्हें एक यूनिफॉर्म और एक क्यूआर कोड वाला बैज दिया जाए ताकि उनकी पहचान और जवाबदेही तय हो सके। और सबसे बड़ी बात, नियमों को लागू करवाने के लिए पुलिस पर निर्भर रहने के बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। स्मार्ट कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग से जो भी नियम तोड़ेगा उसका चालान ऑटोमेटिकली कट जाएगा, बिना किसी बहस, बिना किसी भ्रष्टाचार के। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है, शायद हम अब तक गलत सवाल ही पूछते आ रहे हैं। सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि क्या हमें इन्हें बैन कर देना चाहिए। असली और सही सवाल तो ये है कि हम इस ग्रासरूट इनोवेशन को, इस जमीनी जुगाड़ को, जो आज लाखों लोगों की जरूरत बन चुका है, उसे अपने फॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में समझदारी के साथ कैसे शामिल कर सकते हैं। जवाब बैन लगाने में नहीं है, जवाब है स्मार्ट इंटीग्रेशन में, समझदारी से इन्हें सिस्टम का एक जरूरी और सुरक्षित हिस्सा बनाने में।